मैं अभी एडगर की बातों में उलझा हुआ था कि अचानक कर्ब में डूबी हुई एक अजियतनाक चीख मेरे कान में गूंजी। अंदाज कुछ यूं था जैसे किसी तनोमंद आदमी को अचानक 10-12 आदमियों ने घेरे में लेकर इंतहाई बेदर्दी से ज़िबा करने की कोशिश की हो। चीख सुनकर मेरा बेख्तियार उछल पड़ना कुदरती बात थी, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि ये उभरने वाली चीख पूरी शिद्दत से बुलंद होकर अचानक ही घुटती चली गई। उसी लम्हे टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया। मैंने लपक कर तकिए के नीचे से अपना पिस्तौल निकाला और जेब में डालता हुआ बाहर आ गया, जहां मेरे कैबिन से दाहिनी जानिब किचन वाले रास्ते पर 10-12 अफराद का हजूम पहले ही से इकट्ठा था। मैं तेजी से कदम उठाता मजमा के करीब पहुंचा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एडगर, जो चंद मिनट पहले मेरे सामने खड़ा जैक्सन से नार्मन की मौत का इंतकाम लेने का दावा कर रहा था, इस वक्त बड़ी कसमपुरसी की हालत में बिजली के तारों में उलझा पड़ा था। उसकी आंखें खौफजदा अंदाज में हल्कों से उबलकर बाहर आ गई थीं, और फिर मौत ने इन्हें साकित व जामद करके बड़ा भयानक अंदाज बख्श दिया था। उसका सारा जिस्म अकड़ कर रह गया था और जिल्द की रंगत यूं स्याह हो गई थी जैसे नंगे तारों में दौड़ने वाले करंट ने मरने वाले को जरूरत से कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया हो। लोग उसे दूर खड़े हैरत से घूर रहे थे। बूढ़ा कप्तान हजूम को मरने वाले से दूर रहने की हदायत कर रहा था। शायद एडगर जिन तारों से उलझा था वो अभी तक जाग रहे थे। चंद लम्हों बाद बिजली ऑफ की गई तो एडगर को इन तारों से अलहदा किया गया, जिनसे टकराकर वो मिनटों में मौत से हमकनार हो गया था। जेकब के अलावा कैलाश भी चीख की आवाज़ सुनकर आ गया था। उसने एडगर की मौत की तस्दीक कर दी तो दूसरे मल्ला उसकी मुड़ी तुड़ी और स्याह लाश को उठाकर ज़रूरी रसूमात के लिए ले गए। उन लोगों के जाने के बाद मैं पलटा तो जैक्सन मुझे भी नजर आ गया। एडगर की मौत पर वो भी कुछ परेशान परेशान लग रहा था, लेकिन पेशतर इसके कि मैं उसे मुखातिब करता या पास बुलाता, वो तेज़ी से मेरे बराबर से गुजरता हुआ उन लोगों के साथ शरीक हो गया जो बिजली की तारों को समेट कर रास्ते से हटा रहे थे। बज़ाहिर एडगर की मौत को एक इत्तफाकिया हादसा कहा जा सकता था। किचन के करीब बिजली का तार झूलकर कदरे नीचे आ गया था, जिसे हम पहले भी एक बार देख चुके थे। किसी ज़रूरत के तहत तारों की मुरम्मत दरमियान से करके उन्हें जोड़ा गया था, लेकिन ऊपर नहीं किया गया था। मुझसे रुखसत होने के बाद एडगर किसी से मिलने किचन की तरफ जा रहा होगा कि गैर इरादी तौर पर उसका हाथ तारों से मस हो गया। शायद तारों को जोड़ने वाली टेप दरमियान से कहीं कट गई होगी। एडगर को करंट लगा तो उसने हाथ हटाने की बजाय मुमकिन है तारों को और मजबूती से थाम लिया हो। फिर जो कुछ नतीजा हो सकता था वो हमारी निगाहों के सामने था। कैलाश और जेकब ने भी इसी ख्याल का इजहार किया, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। एडगर तो मुमकिन अपनी बौखलाहट का शिकार हो गया हो, लेकिन जैक्सन कैसे जिंदा नजर आ रहा था? मेरा ज़हन कुछ इस कदर उलझ रहा था कि मैंने जेकब और कैलाश को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मरने वाला कुछ देर पेशतर मेरे कैबिन में खड़ा किसी और की मौत पर पुरस्रार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। चंद सरसरी बातें करने के बाद मैं अपने कैबिन में आकर बेसुध होकर बिस्तर पर लेट गया और जैक्सन के बारे में सोचने लगा, जिसकी शख्सियत हर लम्हा पुरस्रार और हौलनाक रुख इख्तियार करती जा रही थी। प्रोग्राम के ऐन मुताबिक हम रात के खाने के बाद जैक्सन के कैबिन में जमा हो गए। मेरी और जैकब की आंखें हैरत से कैबिन के चारों तरफ दीवारों पर घूमने लगी, जहां अनवा इकसाम के जानवरों की मुर्दा खोपड़ियों के ढांचे और पिंजर बड़े सलीके से लगाए गए थे। उनके अलावा भयानक और डरावनी सूरत वाले मर्दों और औरतों की तस्वीरें भी फ्रेम में मौजूद थीं। इन तस्वीरों के नीचे दुनिया के मशहूर मारूफ जादूगरों और जादूगरनियों के नाम दर्ज थे। उनके चेहरों को कुछ ऐसे ही माहिराना अंदाज में पेंट किया गया था कि देखने वाला उन्हें भूत और चुड़ैल भी समझ सकता था। दरमियान में फर्श से जुड़ी हुई गोल मेज पर शीशे के 2 सफ़ेद ग्लोब रखे हुए थे। गर्ज ये के कैबिन के माहौल को मुकम्मल तौर पर पुरस्रार बनाने के तमाम तर साजो सामान मौजूद थे। मैंने कैबिन के साजो सामान पर नज़र डालने के बाद कैलाश की सिमत देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जमी थी, यूं जैसे वो खुद को बेपरवाह और माहौल से लाताल्लुक रखने की कोशिश कर रहा हो। जैक्सन ने बड़े पुरतपाक अंदाज में हमारा खैर मकदम किया। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जेकब या कैलाश ने शाम की चाय या रात के खाने के दरमियान भी एडगर की मौत के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की। मुमकिन है उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू की हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर इस बात को गोल ही रहने दिया। मेरा ख्याल था कि एडगर की मौत के बाद जेकब ज़रूर कुछ परेशान होगा, इसलिए कि वह एडगर के बारे में अपने शुबे का इजहार उसी रोज़ कर चुका था जिस दिन नॉर्मन पुरस्रार हालात में मौत का शिकार हुआ था। लेकिन जेकब भी खिलाफ तवक्को मुतमईन और नॉर्मल नज़र आ रहा था। हम जैक्सन के कहने के मुताबिक गोल मेज़ के अतराफ कुर्सियों पर बैठ गए तो जैक्सन ने निहायत अदब से कैलाश को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको दावत देता हूं कि आप कोई सवाल करें। मैं रूहों के जरिए उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस किस्म के खेल तमाशी में हिंदुस्तान में अक्सर लबे सड़क कुशादा फुटपाथों पर भी देख चुका हूं, जहां अक्सर दिक के मरीज जैसा कोई लंबा और मफलूकुल हाल शोभदाबाज स्याह रंग के लंबे चौगे और गोल और लंबी सी बेहंगम हैट में मलबूस लोगों को अपनी आस्तीन के अंदर से रंग बिरंगे रुमाल निकालकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया करता था।
फिर खेल खत्म होने के बाद अपनी उसी बेहंगम हैट में लोगों से रेजगारी जमा करके अपना पेट पालता था। कैलाश ने जैक्सन की दावत पर मुस्कुराते हुए कहा, फिर बोला, मेरे दोस्त, तुमने गालबन हमें सवाल जवाब के लिए यहाँ जमा नहीं किया, बल्कि रूहों को बुलाने का अमल दिखाने का दावा किया था। मेरा ख्याल था कि जैक्सन कैलाश की बात पर खफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैलाश की बात को उसने बेहद संजीदगी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हुए कहा, मुझे खूब याद है मेरे मोहतरम, मैंने क्या कहा था। लेकिन असल खेल शुरू होने से पेशतर अगर हम सवाल जवाब के जरिए खुद को माहौल के सांचे में ढाल लें तो क्या ये मुनासिब ना होगा? मैं यहाँ खेल खेलने के इरादे से नहीं आया हूँ, कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं एक मशहूर मारूफ सर्जन हूँ। हमारी मेडिकल साइंस इन बातों की नफ़ी करती है। बहरहाल मैं रूहों को बुलाने का अमल देखना ज़रूर पसंद करूँगा, बशर्ते कि तुम इसका मुजाहरा कर सको। मेरा दिल धड़कने लगा, इसलिए कि कैलाश बराबर ऐसे जुमले बोल रहा था जो जैक्सन को बुरे और नागवार महसूस हो सकते थे। वो हमें बावर भी करा चुका था कि अपने फ़न के सिलसिले में किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। कैलाश को इन हालात का अंदाज़ा भी नहीं था जिनके तहत एडगर की मौत वाक़ई हुई थी। मुमकिन है वो महज एक इत्तफाकिया हादसा ही रहा हो, लेकिन हालात और वाक़यात ने मुझे न जाने क्यों खौफज़दा कर दिया था। मैं कैलाश को इशारे से टोकना चाहता था कि वो ज़रा मोहतात रहकर गुफ्तगू करे, लेकिन जैक्सन ने उसी वक्त हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखे हुए दूधिया रंग के ग्लोब को रोशन किया और कैबिन की दूसरी बत्तियां गुल करके दोनों हाथ ग्लोब के इर्द गिर्द लहरा लहरा कर कोई अमल पढ़ने लगा। उसके होंठ मुतहरिक थे, निगाहें पूरी तवज्जो से रोशन ग्लोब पर मरकूज थीं और हाथों की फैली हुई उंगलियां बदस्तूर ग्लोब के चारों तरफ मंडला रही थीं। कुछ देर तक ग्लोब में मौत की सी खामोशी तारी रही। फिर रोशन ग्लोब के ऊपर कुछ परछाइयां और छोटे छोटे से साए मंडलाने लगे। कैलाश ने गालबन इस मौके पर कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन जैक्सन ने तेजी से उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें खून उगलती नजर आ रही थीं। कैलाश को खामोश रहने का इशारा करते हुए उसने दोबारा ग्लोब पर अपनी नजरें जमा दी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसकी ठोस आवाज़ मध्यम सुरों में सरसराती हुई कैबिन में गूंजने लगी। वह ग्लोब से मुखातिब था, मुकद्दस रूह हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर तुमने मेरी दावत पर नीचे आने की जहमत गवारा की। मैं तुम्हारे दरमियान भटकने वाली एक रूह जिसका जिस्मानी नाम मारिया था का शौहर हूँ, और उसे खोने के बाद मैंने तुम्हारा सुराग पाया है। मैं आज फिर तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस कैबिन में अपनी नादीदा मौजूदगी का कोई ऐसा सबूत पेश करो कि मेरे मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं तुम्हारे वजूद का तमाशा देख सकें और इस पर यकीन कर सकें। मैं मारिया के रिश्ते से तुमसे मुखातिब हूँ। मुकद्दस रूह हो, मुझे यकीन है कि तुम जैक्सन को मायूस नहीं करोगी। जैक्सन ठोस आवाज़ में बोलता रहा। फिर जैसे ही वो खामोश हुआ, कैबिन के मगरबी गोशे में रुका हुआ सितार आप ही आप बजने लगा। खूंटी पर टंगे हुए जैक्सन के कपड़े वहां से उतरकर यूं फिजा में गर्दिश करने लगे जैसे किसी नादीदा जिस्म ने उन्हें पहनकर बाकायदा रक्स शुरू कर दिया हो। कुछ अनजानी आवाज़ें भी गूंजने लगीं। इसके बाद दीवारों पर मौजूद जानवरों के ढांचे और पिंजर भी मुतहर्रिक होने लगे। जैक्सन की नज़रें बदस्तूर ग्लोब पर जमी हुई थीं, अलबत्ता अब उसके होंठ हरकत नहीं कर रहे थे। मैंने थूक निकलकर अपने खुश्क गले को तर करते हुए जेकब को कनखियों से देखा। उसके चेहरे और पेशानी पर भी पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे, लेकिन कैलाश इस वक्त भी संजीदा नजर आ रहा था। फिर जब जैक्सन ने रोशन ग्लोब की लाइट ऑफ करके दूसरी बत्तियां रोशन की और कैलाश की जानिब दाद तलब नजरों से देखा तो कैलाश ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया, यह दुरुस्त है कि तुमने कुछ हैरत अंगेज हरकतों और अमल के जरिए वक्ती तौर पर हमारे जहनों को तस्कीर कर लिया, मगर मैं अब भी डॉक्टर प्लीज, जैक्सन ने तेजी से एहतजाज करते हुए कहा, हर वो चीज़ या अमल जो नाकाबिल यकीन हो पुरस्रार कहलाती है, लेकिन उसे शोभदा या निगाहों का फ़रेब तो नहीं कहा जा सकता। इन बातों के पीछे कोई ना कोई मुहर्रक ज़रूर होता है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस मुहर्रक को रूहों की पुरस्रार मौजूदगी भी नहीं कहा जा सकता। कैलाश ने भी संजीदगी से जवाब दिया, हो सकता है कि इस वक्त हमने जो कुछ देखा वो पहले से किसी खास तरीके से तरतीब दे दिया गया हो और हमारे इन अमाक और जहनों में पहले से मौजूद वाहमों ने इसे एक शक्ल दे दी हो। सितार की आवाज़ और खोपड़ियों की हरकत किसी बरकी अमल का करिश्मा भी हो सकती है। राह कपड़ों का रक्स तो अंधेरे में यह सब कुछ मुमकिन है। मेरे मोहतरम, क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जो आपको मेरी बातों का यकीन दिला सके? रूहों की मौजूदगी को साबित करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, इसलिए तरीके का इंतखाब भी तुम्हें खुद करना चाहिए, कैलाश ने बेपरवाही से जवाब दिया। ठीक है, जैक्सन अचानक ही अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला। फिर दरवाजे के बाएं जानिब रखी हुई अलमारी खोलकर उसमें से प्लेन चिट निकाल लाया। ये एक अजीब सा आला था जो 2 पहियों और एक पेंसिल पर कायम था, और जब कोई शख्स इस पर उंगली रखता था तो पेंसिल खुद ब खुद हरकत करने लगती थी। प्लेन चिट को मेज़ पर कैलाश के सामने रखते हुए पहले जैक्सन ने इस आले के बारे में तफसील बताई। फिर बड़ी तेजी से घूरता हुआ बोला, डॉक्टर, क्या आपको याद है कि इस सफ़र पर रवाना होने से पेशतर आपने आखिरी ऑपरेशन किसका किया था? वो एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन औरत थी और ऑपरेशन के बाद उसे सीने के कैंसर से निजात मिल गई थी। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो कैंसर की जड़ें उसे ज़िंदगी से महरूम कर देती। कैलाश ने संजीदगी से जवाब दिया कि आपको उस औरत की शक्ल अच्छी तरह याद है, क्यों नहीं?
वो हिंदुस्तान के एक करोड़पति ताजिर की बीवी थी और ऑपरेशन के बाद तो हमारे दरमियान बिल्कुल खानदानी ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस मोअज़्ज़ज़ खातून का नाम छुपाकर कागज़ पर लिखें और अपने पास महफूज कर लें। कैलाश ने जेब से कलम निकालकर अपना हाथ मेज़ के नीचे करके अपनी हथेली पर आशा माथुर लिखा, जिसे करीब बैठे होने के सबब मैंने भी पढ़ लिया था। नाम लिखने के बाद कैलाश ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जेकब चूंकि दूसरी जानिब था, इसलिए वो लिखे हुए नाम को न पढ़ सका। मगर अब तक जैक्सन ने जो कुछ अमल भी पेश किया था, जेकब उससे बुरी तरह मुतासिर और मरूब नजर आ रहा था। उस मरीज़ा का नाम मेरी हथेली पर महफूज है, कैलाश ने जैक्सन को देखते हुए पूछा। अब मुझे क्या करना होगा? अब आप अपना सीधा हाथ इस पेंसिल पर आहिस्ता से रख दें और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और उस वक्त तक दोबारा आंखें न खोलें जब तक मैं आपसे ऐसा करने को ना कहूँ। कैलाश ने मुस्कुराकर जैक्सन को देखा, फिर प्लेन चिट वाली पेंसिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। जैक्सन के होंठ अचानक दोबारा मुतहर्रिक हो गए। वो कोई अमल पढ़ रहा था और इस बार उसकी नज़रें उस सादा कागज़ पर मरकूज थीं जिस पर उसने प्लान चिट रखा था। कैबन में हमारी सांसों के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब पेंसिल ने आप ही आप सादा कागज़ पर हरकत करनी शुरू कर दी और हमारे देखते ही देखते कागज़ पर एक हसीन और खूबसूरत औरत के चेहरे के नकूश उजागर होना शुरू हो गए। तस्वीर बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रही थी। मेरे अलावा जैकब की पलकें भी झपकना भूल चुकी थीं। फिर उस वक्त तो मैं हैरत से उछल पड़ा जब तस्वीर मुकम्मल होने के बाद पेंसिल ने मुतहर्रिक होकर उसके नीचे आशा माथुर के नाम के हरूफ मुकम्मल कर दिए। जैक्सन के कहने पर जब कैलाश ने अपनी आंखें खोली और तस्वीर पर नज़र डाली तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने चौंक कर जैक्सन की जानिब देखा, जिसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अब क्या ख्याल है मोहतरम डॉक्टर, क्या आशा माथुर की इस तस्वीर को भी आप निगाहों का फ्रेब या शोबदेबाजी कहेंगे? नहीं, यह हूबहू उसी औरत की तस्वीर है जिसका ऑपरेशन मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले किया था, कैलाश ने इकरार करते हुए कहा। हर चंद के मैं रूहों की पुरस्कार और कारकर्दगी को नहीं मानता, लेकिन आज आपको बाहर हाल इसका एतराफ़ करना पड़ रहा है। जैक्सन ने तेज़ी से जुमला मुकम्मल किया। उसके होंठों पर बदस्तूर फातिहाना मुस्कुराहट खिल रही थी। हाँ, मैं अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता। कैलाश ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। रब्बे अजीम की कसम, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, जेकब ने जैक्सन की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम अपने अमल के जरिए मेरी मरहूम बीवी सिल्विया से मेरी मुलाकात करा सकते हो? किसी मखसूस रूह को तलब करना मेरे इम्कान से बाहर है फादर जेकब। अलबत्ता अगर आप अपने किसी सवाल का जवाब पूछना चाहें तो प्लान चिट के जरिए मालूम कर सकती हैं। यह आपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। और अगर तुम सिल्विया से मुलाकात पर बज़िद हो तो मैं बहसीयत सर्जन भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कैलाश ने अपनी झींप मिटाने की खातिर जेकब को छेड़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारी शारक पर एक तेज़ निश्तर लगाना पड़ेगा। दूसरे लम्हे तुम हमेशा के लिए सिल्वा का कुर्ब हासिल कर लोगे। इसके बाद मैं बदरू बनकर तुम्हारा जीना भी दोभर कर दूंगा और वह सारे हिसाब बेबाक कर दूंगा जो मौजूदा सूरत में मेरे लिए मुमकिन नहीं। जैकब ने पलट कर कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। मरने के बाद सिल्विया तुम्हारी रूह को भी अपना गुलाम बना लेगी, कैलाश ने जवाब दिया। खासी देर तक हमारे दरमियान इसी किस्म की छेड़छाड़ होती रही। जैक्सन ने अपनी हैरत अंगेज जादुई मशीन से हमारे बेशुमार सवालों के जवाब दिए, जो हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुए। मेरे जी में आई कि अपने सफ़र के अंजाम और अपनी दरख्शां के बारे में भी दरियाफ्त कर लूँ कि आया वो मुझे दोबारा हासिल हो सकेगी या नहीं। मगर मैंने इस सवाल को फिर किसी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी कर दिया। जेकब और कैलाश की मौजूदगी में कोई ऐसा सवाल करना मुनासिब नहीं था जो उन्हें मेरा मजाक उड़ाने का मौका फराहम कर देता। हम जैक्सन के कैबिन से बाहर आए तो हवा के सर्द और खुनक झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया। समुंदर की लहरों का शोर आज रोज़ के मुकाबले में कुछ ज़्यादा था, शायद इसलिए कि चांद की तारीख बढ़ती जा रही थी। हमारे दरमियान अरसे से गुजरते हुए भी जैक्सन के अमल पर बहस हो रही थी। अचानक जेकब ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं जैक्सन की पुरस्कार मशीन से एक सवाल तो करना भूल ही गया। अच्छा हुआ जो तुमने खुद को एक हमाकत से बाज रखा, कैलाश ने संजीदगी से कहा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि नॉर्मन के बाद एडगर की मौत क्यों वाक़ई हुई। जेकब ने कैलाश के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हारे ख्याल में नॉर्मन के बाद तुम्हारी मौत वाक़ई होनी चाहिए थी? कैलाश ने दोबारा चोट की तो जेकब झिल्ला गया। आखिर तुम ये हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें यह एहसास दिलाने की खातिर कि तुम्हारी अक्सर व बेशतर बातें हमाकत अंगेज होती हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गूंगा बन जाऊं? ऐसी सूरत में और ज़्यादा मस्करी और मज़का खेज नजर आओगे। समुंदर में छलांग लगा दूं? जेकब चीख उठा। पहली बार तुमने एक दानिशमंदी की बात की है, लेकिन मुझे शुबह है कि तुम इस पर अमल नहीं करोगे। यार जमाल, जेकब ने मुझे मुखातिब करते हुए उकताए हुए अंदाज में कहा, क्या तुम कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकते कि इस शख्स की फजूल बातों से किसी तरह मेरी जान महफूज हो जाए? सिल्विया ही जैसी कोई लड़की तलाश करके कैलाश के पल्ले बांध दो। मुझे यकीन है कि इस गरीब को तुम्हारा तो क्या अपना होश भी नहीं रहेगा। मैंने संजीदगी से मशवरा दिया। जेकब ने एक सर्द आ भरकर आसमान की सिमत देखा, फिर चुप इख्तियार कर ली। अरसे पर कुछ देर तक चहलकदमी करने के बाद हम अपने अपने कैबिनों में आ गए। जेकब की बात को मैं हर चंद के हंसी में उड़ा गया,
लेकिन अब मुझे खुद भी एहसास हो रहा था कि एडगर की मौत के सिलसिले में जैक्सन से मालूम करना चाहिए। हो सकता था कि उसकी हैरत अंगेज प्लान चिट खुद उसी के खिलाफ तहरीरी सबूत मुहैया कर देती, लेकिन हम में से किसी को भी इस वक्त इसका ख्याल नहीं आया। शायद इसलिए कि जैक्सन ने हमारे जहनों को इस कदर उलझा दिया था कि हम एडगर की मौत को यकसर फरामोश कर बैठे थे। यह भी मुमकिन था कि जैक्सन ने रूहों के जरिए एडगर और नॉर्मन की अमवात के सिलसिले में हमारी जुबानों पर ताले डाल दियों। बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि किसी दूसरी मुलाकात में जैक्सन से अपने बकिया सवालों के जवाब ज़रूर तलब करूंगा, ख़ास तौर पर अपने सफ़र के अंजाम के बारे में। बिस्तर पर सोने के इरादे से लेटा तो मुझे अपनी उस मोटी कॉपी का ख्याल आ गया जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान लिखना शुरू की थी। कुछ सोचकर मैं उठ बैठा, कॉपी और कलम निकाल कर मेज़ पर आ गया और अपनी अलमनाक दास्तान का बकिया हिस्सा लिखने बैठ गया। जाने क्यों मेरी ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपने माजी के हालात को कलमबंद करके उसे हाल से मिला दूं, ताकि मेरे मरने के बाद लोगों को मेरी ज़िंदगी के उन नशेबो फराज का इल्म हो सके जिन्होंने मुझे अपनी जागीर, अपने वतन, अपनी बेपनाह दौलत, इज़्ज़त और शोहरत और ख़ुद अपने आप से भी बेगाना बना दिया था। मैंने पूरे इन्हमाक से कलम संभाला और लिखना शुरू कर दिया। शादी का फैसला करना कतई तौर पर एक फितरी बात थी। जिंदगी में हर बालिग नौजवान पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसे किसी हसीन सहारे का एहसास बड़ी शिद्दत से टूट कर होता है। जेकब की बातों ने मुझे भी मेरी तन्हाइयों का एहसास दिला दिया। मेरे ज़हन में एक बार फिर इस तरह भी कैफियत पैदा हो चुकी थी। मैंने वकालत का पेशा तर्क करके लिखना शुरू किया था। फिर हालात ने मेरे कलम की मोशगाफियों पर पाबंदी आयद कर दी तो मैंने वक्त से मुकाबला करने के बारे में सोचा। मैं जवान था, मेरी शरियानों में ताज़ा और गर्म खून मौजूद था। मैं चाहता तो दुनिया वालों से बगावत कर सकता था, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि जो लोग मुझ पर अरसा हयात तंग कर देने के दर पे थे, उनमें से बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने थे। ये मेरे अपने थे जो दुश्मन बनकर मुझे बर्बाद करना चाहते थे, और उनकी नापाक और घिनौनी साजिशों के पीछे सिर्फ एक ही जज्बा था, वो मेरे खून और मेरी दौलत के प्यासे थे। वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो वसीयत लिखवाई थी उसकी रूह से मेरे सिवा और कोई उनकी छोड़ी हुई जायदाद में शरीक नहीं हो सकता था। उन्हें होना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि वह हमारे करीबी अजीज़दार नहीं थे। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उन्होंने हमारे दुख दर्द में सच्चे दिल से शरीक होने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा मेरे वालिद की मौत की दुआएं मांगी थी ताकि वो उनकी बेपनाह दौलत और जायदाद को हड़प कर सकते, लेकिन मैंने जन्म लेकर उनकी आरजुओं पर पानी फेर दिया। चुनाचे वह मुझसे मोहब्बत किस तरह कर सकते थे? वो मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर रहे थे इसमें हक वजानिब थे, इसलिए कि कुदरत ने मेरी तकदीर और मेरे नसीब में जो कुछ रोज़े अव्वल रकम कर दिया था वो हर कीमत पर पूरा होना था। खुदा ने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर नवाजा, मुझे दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर दी थी। करोड़ों रुपए बैंक में जमा थे, लाखों की जायदाद थी, जागीर की अलहदा आमदनी थी, रहने के लिए शानदार हवेली थी, घूमने फिरने के लिए कारें थी, खिदमत के लिए मुलाजिम हर वक्त मेरे एक इशारे के मुंतज़िर रहते, लेकिन इसके बावजूद मैं तन्हा था। दौलत जिस्म को राहत मुहैया कर सकती थी, लेकिन रूह की तस्कीन के लिए मेरे पास क्या था? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था? वो दूसरा कौन था जो मेरे वालिद की दौलत और जायदाद का वारिस बनता? क्या मेरे वही दरीना दुश्मन जो पहले मेरे वालिद की मौत की दुआ मांगते थे और अब मुझे मौत से हमकनार करने के लिए मुस्तरिब और बेचैन थे? बाप की तरबियत ने मेरे किरदार के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थीं। वो ऐश व इशरत मुझे पसंद नहीं थे जो मुझ जैसे अमीरजादों के लिए मकसद हयात होती हैं। मुझे तो एक ऐसे हसीन हमसफ़र की ज़रूरत थी जो सिर्फ मेरी साथी होती, ज़िंदगी के हर नशेब व फराज में मेरा हाथ थामे रहती, मेरी राजदार होती, मेरे दिल की गहराइयों में झांक कर मेरे एहसासात को जान सकती, मेरे गमों के बोझ को बांट सकती, मेरी गम ख्वार होती। और जब मैं दुनिया के हंगामों से थका हारा शाम को घर वापस आता तो उसकी घनेरी और महकती जुल्फ़ों की ठंडी छाँव तले आराम कर सकता, उसकी बेपाया मोहब्बत में डूबकर दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता, ख्वाबों की हसीन वादियों में कहीं इस तरह गुम हो जाता कि कोई हमारा सुराग ना पा सकता। मुझे एक ऐसी शरीके ज़िंदगी दरकार थी जो मेरे दर्द का दरमा बन सकती, मेरे गमों का मुदावा कर सकती और मेरी दौलत और जायदाद के लिए वारिस पैदा कर सकती जो मेरे बुढ़ापे का सहारा होती, और मेरे दुश्मनों के अरमानों पर ऐसी बर्क बनकर टूटती कि उनके ख्वाब हमेशा के लिए जलकर खाकस्तर ही हो जाते। लेकिन मैं ऐसा कर सकने के बावजूद नहीं कर सकता था, इसलिए कि मैं दुनिया में तन्हा था और मेरे दुश्मनों की तादाद बेशुमार जो मुझे कदम कदम पर डसने के लिए कुंडली मारे बैठे थे। मैं जिस घर में भी शादी का पैगाम भेजता, मेरे दुश्मन उस घर की खुशियों को भी पामाल करने में कोई दकीका फरोग गुजाश्त न करते। मैं चोरी छुपे शादी कर लेता तो मेरे ऊपर फिर से उंगलियां उठनी शुरू हो जाती। मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी ना थी। वालिद की मौत के बाद ही से मेरे दुश्मनों ने मुझे अपनी हसीन लड़कियों की खूबसूरत जुल्फ़ों के जाल में फांसने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मेरे लिए अचानक बेशुमार रिश्तों की पेशकश आ गई थी, रिश्ते जिनके पीछे हवस थी, खुदगर्जी थी, शातिराना चालें पोशीदा थीं। मैंने उन तमाम रिश्तों को नफरत और हकारत से ठुकरा दिया। दुनिया से कटकर मैंने खुद को अपनी हवेली तक महदूद कर लिया था। लेकिन अब यहाँ भी तन्हाई का एहसास मुझे डस रहा था। जेकब की शादी के मशवरे ने मेरे जहन में ऐसी हलचल बर्पा कर दी कि मेरा जी हर चीज़ से उठचाट हो गया।
मैंने सोचा कि क्यों ना सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की तरह बिनबास ले लूं, किसी जंगल में जाकर ज्ञान हासिल करूं और अमर हो जाऊं, हर चीज से किनारा कर लूं। लेकिन अक्ल कहती है कि जिंदगी से फरार हासिल करके बेचैन रूह को करार नहीं मिलता। यूं भी तर्क दुनिया इस्लाम में जायज नहीं। मैं दुनिया से बगावत कर सकता था, हालात को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता था, लेकिन बाप की दी हुई तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने मजहब से दूर नहीं जा सकता था। फिर अचानक एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि कुछ दिनों के लिए अपने ही मुल्क से दूर चला जाऊं, कुछ अरसा सुकून से गुजार दूं। यह तय करके मैंने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। कैलाश और जेकब को हैरान छोड़कर एक रोज़ सफ़र पर रवाना हो गया। जाने से पहले मैंने दीवान जी को तमाम ज़रूरी हदायतें कर दी थीं, खास तौर पर इस बात की कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे दोस्तों का खास ख्याल रखा जाए और उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका न दिया जाए। अपने दोस्तों को मैंने सिर्फ यही बताया था कि किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस लौट आऊँगा। जहन में ना कोई मंसूबा था, ना कबल अज वक्त किसी मंजिल का तयन किया था, जहाँ गर्दों के लिए इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। यूरोप से मेरा दिल बार इटलाक करने के ज़माने ही में भर चुका था। वहाँ की रंगीन फिजाओं में तसना और बनावट के सिवा कुछ भी ना था। हर चीज़ बेकाऊ माल थी, जिसे जब चाहे खरीदा जा सकता था और जी उचाट हो जाने के बाद पुराने खिलौनों के मानंद तोड़कर फेंका जा सकता था। वहाँ का हर ताल्लुक मादी था, जिसका रूह की गहराइयों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर रिश्ते के लिए कीमत मुकर्रर थी। जिनके पास दौलत होती वह जज्बात से हारी उन रिश्तों को जिस वक्त चाहते खरीद सकते थे। गर्ज ये कि वहाँ की फ़िज़ा मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने पहले कलकत्ता का रुख किया। जब कलकत्ता में दिल ना लगा तो बर्मा की राह ली। मेरा ख्याल था कि रंगून में रहकर कुछ दिनों के लिए मेरा दिल बहल जाएगा। बुद्ध मत के पगोडाओं के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था। मैं उन्हें करीब से देखने का आरजूमंद था। मैं जानना चाहता था कि बुद्ध मत के पुजारियों ने जिंदगी के किस पहलू को इख्तियार करके खुद को दुनिया की उलझनों से दूर कर रखा है। वो बाहर और अंदर से इस कदर पुरसकून कैसे नजर आती हैं? क्या उनकी जिंदगी में कभी कोई हलचल नहीं होती? कभी मदो जजर की कैफियत पैदा नहीं होती? मैं उनके सुकून और ठहराव का राज जानना चाहता था। लेकिन जब मैंने उन पगोडाओं की चार दीवारी के अंदर कदम रखा तो वहां भी मुझे जिस्म का कारोबार जारी नजर आया। तमाम पगोडाओं में तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बुद्ध मत की आड़ लेकर वहां जो खेल खेला जाता है उसे देखकर और महसूस करके मेरा जहन चकरा गया। बर्मा से दिल उकताया तो मैंने वापस हिंदुस्तान की जानिब कूच किया। मद्रास में चंद रोज बसर करने के बाद मैं सलोन गया। यहाँ भी हस्बे मामूल मैंने एक आला दर्जे के होटल में क्याम किया। एक गाइड की खिदमत हासिल की। सुबह से शाम तक खास खास मुकामात की सैर करता, फिर रात को आकर होटल में पड़ रहता। एक हफ्ते बाद मैंने सलोन को भी खैरबाद कहना चाहा, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। रवानगी से एक रोज कबल एक मुकामी अखबार में प्रेमनाथ जी का नाम देखकर मैं चौंक पड़ा। प्रेमनाथ जी वाले साहब के दरीना दोस्तों में थे और मुझे भी बेहद प्यार करते थे। उन दिनों वह सलोन में सफ़ीर की हैसियत से तैनात थे। कुछ पुरानी यादों ने जहन में करवट ली तो मैंने होटल से सफारत खाने फ़ोन किया। प्रेमनाथ जी पहले तो मेरी आवाज़ सुनकर चौंके, फिर मुझे पहचान जाने के बाद इस बात पर बरहम हो गए कि मैंने किसी होटल में क्याम करने की हिम्मत किस तरह की। मैंने उन्हें अपनी लाइलमी का यकीन दिलाना चाहा और अपनी रवानगी के बारे में बताया तो उन्होंने ना जाने क्यों दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। मुझे प्रेमनाथ जी से यकलख्त ऐसी बेरुखी की तवक्को नहीं थी। वो मुझे हमेशा से बहुत चाहते थे। मैं उन्हें चाचा जी कहा करता था और चाची जी मुझे हमेशा बेटा जमाल कहकर मुखातिब करती थी। बिल्कुल माँ की तरह मोहब्बत करती थी। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ शायद प्रेमनाथ जी और चाची की मोहब्बत भी बदल गई थी। एक मैं था जो नहीं बदला था। आज भी मेरे सोचने का अंदाज वैसे ही था जैसा पहले था। फ़ोन का रिसीवर उठाकर मैं चाची जी के बारे में सोचने लगा। वह मुझे आज भी याद थी। वह बेहद हसीन और खूबसूरत थी। उनके तराशीदा होंठों पर हमेशा प्यार भरी मुस्कुराहटें रक्स किया करती थीं। उनकी आदत थी कि सबसे बेहद प्यार और बड़ी अपनायत से मिलती थी और उनकी आंखें अगर बंगाल का शहर वाकई कोई हकीकत रखता है तो वो चाची जी की आंखों में मौजूद था। किस कदर प्यारी प्यारी और सहर आलूद आंखें थीं, जिसे देखती थी अपना बना लेती थी। और उनके प्यार की यही कशिश थी जिसने मुझे प्रेमनाथ जी को फ़ोन करने पर मजबूर किया था। मैं सलोन छोड़ने से पहले चाची जी से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरी जानिब से अचानक राब्ता ख़त्म किया गया तो मेरा दिल टूट कर रह गया। मैं बड़ी देर तक माजी के हसीन धुंधलकों में गुम रहा। फिर जब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे ख्यालात का हसीन शहराजा बिखर गया। मैंने बुझे हुए दिल से उठकर दरवाज़ा खोला तो हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे सामने प्रेमनाथ जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा वालिद साहब से अपने पुराने ताल्लुकात का ख्याल किया था। जब तो सिफारत खाने से उठकर सीधे मेरे पास होटल आ गए थे। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता वो बड़ी गर्म जोशी से आगे बढ़े और मेरा जमाल बेटा कहते हुए बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने मेरी एक न चलने दी। उसी वक्त मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले गए और अपने मुलाजिम को होटल छोड़ गए ताकि वो बिल वगैरह अदा करके मेरा सामान घर ले आए।
घर पहुंचकर उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, फिर कपड़े तब्दील करने की घर से अंदर चले गए। कुछ देर बाद उनका मुलाजिम होटल से मेरा बोरिया बिस्तर बांध कर ले आया और मेरे मना करने के बावजूद अपने हाथों से मेरा सामान खोल खोल कर कमरे में सजाने लगा। महाशय, मैंने मुलाजिम को टोकते हुए कहा, तुम मेरा काम बढ़ा रहे हो। कल से लोन से मेरी रवानगी है, जहाज में मेरी सीट बुक हो चुकी है। अब यह सामान मुझे दोबारा बांधना पड़ेगा। इसकी नौबत फिलहाल नहीं आएगी, उसने निहायत अदब से जवाब दिया। बड़े सरकार ने होटल जाने से पेशतर ही आपकी सीट कैंसिल करा दी थी और मुझसे यही कहा था कि आप अभी कुछ दिनों यहाँ काम करेंगे। मेरे पास खामोशी के सिवा और क्या चारा था। मुलाजिम से बहस फजूल थी। वैसे मुझे खुशी हुई कि प्रेमनाथ जी ने साबका ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया था, बल्कि पहले की निस्बत ज़्यादा अपनायत का सबूत दिया था। शाम की चाय मैंने अपने कमरे में पी, इसलिए कि प्रेमनाथ जी किसी सरकारी काम से गए हुए थे। मुझे हैरत थी कि अभी तक चाची जी मेरे सामने नहीं आई थी, ना ही मुझे तलब किया गया था। चिराग जले बाद मैं प्रेमनाथ जी के साथ उनके खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठा बातें कर रहा था। वो अब कुछ बूढ़े होने लगे थे। गुफ्तगू के दौरान मैंने उन्हें वालिद साहब की मौत की खबर सुनाई तो वो रो पड़े। मैंने उनका जहन बटाने के लिए चाची जी के बारे में पूछा तो उनकी आंखें और बरसने लगीं। वो भी प्रेमनाथ जी से अपने जीवन के तमाम बंधन तोड़कर मुल्क अदम को रवाना हो चुकी थी। इस खबर को सुनकर मेरी पलकों के गोशे भी भीग गए। अभी मेरी आंखों में आंसुओं की नमी बाकी थी कि मेरे सामने का दरवाज़ा खुला और मैं दम बखुद रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चाची अचानक जिंदा होकर मेरे सामने आ गई थी। वही रंगो रूप, वही नाक नक्शा, वही सैर में डूबी हुई ख्वाबीदा सी आंखें, बिल्कुल वैसी ही स्याह और लंबी जुल्फें नागिन की तरह शानों पर बिखरी हुई और बाल खाती हुई। मैं उसे हैरतज़दा निगाहों से घूरने लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। फिर प्रेमनाथ जी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरी महवियत का तिलिस्म टूटकर किरचियों की तरह रेजा रेजा हो गया। तुम भी इसे देखकर धोखा खा गए? मुझे विश्वास था कि ऐसा ही होगा, प्रेमनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दरवाजे के करीब खड़ी लड़की को मुखातिब करते हुए बोले, इधर आओ काजल बेटी, इनसे मिलो। ये मेरे बहुत ही प्यारे और स्वर्गवासी मित्र के इकलौते बेटे हैं। तस्लीम, मैंने उसके एहतराम में खड़े होते हुए कहा और फूलों से लदी किसी महकती शाख की तरह झुककर बाप के करीब बैठ गया। क्यों जमाल बेटे, है ना हूबहू अपनी माँ की तस्वीर? प्रेमनाथ जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल किया। मैं तो यूं महसूस कर रहा था जैसे जागते में ख्वाब देख रहा हूं, मैंने बैठते हुए जवाब दिया। ऐसी हैरत अंगेज मुमासलत शाज़ो नादिर ही देखने में आती है, राई बराबर भी तो फर्क नहीं महसूस होता। अब शायद आप राई का पर्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काजल की मुतरन्नम आवाज़ गूंजी और मेरे कानों में रस घोल गई। देखा तुमने? प्रेमनाथ जी बेटी की बात सुनकर बोले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह शौको चंचल भी है। अब ये तुम्हें सलोन की सैर कराएगी। अपनी माँ की तरह इसे भी घूमने फिरने और नए नए इलाके देखने का बेहद शौक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा जी, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। गाइड के पैसे भी बच जाएंगे। प्रेमनाथ जी के अलावा काजल भी मेरा जवाब सुनकर मुस्कुरा दी थी। तकदीर मेरे हालात के गिर्द नए ताने बाने बुनने में मसरूफ़ थी। मैं यकसुई की तलाश में दुनिया की सियाहत को निकला था और किस्मत ने मुझे सैलोन की भूल भुलैयों में उलझा रखा था। काजल मेरी ज़िंदगी में इस कदर दबे कदमों और चोर दरवाजे से दाखिल हुई कि मैं सोच भी ना सका और उस वक्त चौंका जब बात मेरे इख्तियार से बाहर हो चुकी थी। प्रेमनाथ जी के हुक्म के मुताबिक काजल ने मुझे सैलोन और इसके इतराफ़ के इलाके दिखाने शुरू कर दिए। एक हसीन राहबर के साथ मैंने जी भरकर सैर की। वो जल्द ही मुझसे यूं घुल मिल गई जैसे हम बरसों से एक दूसरे से वाकिफ़ रहे हों और साल हर साल की जुदाई के बाद दोबारा हमारी मुलाकात हुई हो। मैं चाचा जी का बेहद एहतराम करता था। हमारे ताल्लुकात दरीना थे, इसलिए घर में किसी किस्म की रोक टोक का सवाल ही नहीं था। और फिर रोकने वाला था भी कौन? चाची जी पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थीं। रहे चाचा जी, उन्हें अव्वल तो अपने सफारती कामों से छुट्टी नहीं मिलती थी और अगर कुछ वक्त बचता तो वो उसे पंडित और पुजारियों के दरमियान गुजारते। अपने धर्म के मामले में वो बेहद सख्त और कट्टर वाक़े हुए थे और ज्ञान ध्यान की बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके घर के मुलाजिम भी ज़्यादा हिंदू थे और प्रेमनाथ की तरह वो भी पूजा पाठ और धर्म के मामले में पक्के थे। मैं जानता था कि काजल से मेरा मिलाप नामुमकिन है। मैं उससे महज दोस्तों की तरह बड़ी अपनायत से मिला था, लेकिन काजल ने तो जैसे मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया था। मेरी दुनिया ही बदल दी थी। उसकी स्याह और नशीली आंखों का सहर मेरे होशो हवास पर छाता चला गया। उसके बारीक गुलाब जैसे होंठों की मुस्कुराहट मेरा सब कुछ लूट ले गई। मेरे पास कुछ भी बाकी न बचा। उसकी मधुर आवाज़ में झरनों का तरन्नुम था और मैं इस तरन्नुम में पूरी तरह खो चुका था। जब जागने की कोशिश की तो दिल ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। काजल ने मुझे जो प्यार दिया वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था। मैं इस दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। उस हसीन वजूद से अपनी तन्हा ज़िंदगी के सूने गोशे को महकाना अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि प्रेमनाथ जैसा कट्टर हिंदू और धर्मात्मा मेरी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने देगा और मज़हब की दीवार मुझे काजल से कभी करीब तर ना होने देगी। मैंने इस मसले पर जितना सोचा मेरा जहन उतना ही उलझता गया। मेरे दिलो दिमाग, मेरे एहसासात और मेरे वजूद पर काजल का कब्जा था। मैं उसकी आंखों की झील में ऐसा गुम हुआ था कि मुझे अपने गिरदो पेश तक की खबर न रही। मुझे हमेशा यूं लगता जैसे हम एक दूसरे के लिए तख्लीक किए गए हैं,
जैसे हमारा मिलाप इत्तेफाक नहीं था। कुदरत मुझे खुद काजल से मिलाने के लिए सैलून तक खींच लाई थी। जज्बात की रोह में बहकर मैं और काजल एक दूसरे का हाथ थामे बहुत दूर निकल चुके थे। हमने एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसम खाई, अहद व पैमा किए गए कि कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे और जिंदगी के पुरपेच रास्तों पर हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते आगे बढ़ते रहेंगे। मोहब्बत ने हम दोनों को अंधा कर दिया था, शायद इसलिए कि मोहब्बत का कोई दीन धर्म नहीं होता। मोहब्बत का जज्बा दुनिया के तमाम जज्बों से पाक और मुकद्दस होता है, लेकिन हम ये भूल रहे थे कि हमारे दरमियान समाज की दीवार किसी मजबूत किले की तरह हायल थी। काजल अगर किसी दरमियाने तबके से ताल्लुक रखती तो और बात थी, लेकिन वह एक सफारतकार की बेटी थी और उसका बाप अपने धर्म का पक्का था। मेरे जहन में काजल से जुदाई का तस्वुर उभरा तो मैं दीवाना हो गया। मैं काजल को हासिल करने के लिए सारी दुनिया से टकरा सकता था, लेकिन प्रेमनाथ मेरे वालिद के दोस्तों में से थे और बाप की तरबियत मुझे प्रेमनाथ के खिलाफ बगावत करने से रोक रही थी। एक रोज मैंने सोचा कि चुपचाप सामान बांधकर वहां से चला जाऊं, लेकिन काजल के प्यार ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी थी। मैं उससे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर यह भी जानता था कि मोहब्बत की ये घड़ियां गिनी चुनी रह गई हैं। मोहब्बत की महक को दूसरों से पोशीदा नहीं रखा जा सकता था। जिस दिन भी प्रेमनाथ को हमारे ताल्लुकात का इल्म होता, उस रोज घर में तूफान उठ खड़ा होता। इन्हीं परेशान कुन ख्यालात ने मेरी दुनिया अंधेर कर दी थी। एक दिन काजल ने मेरी बेचैनी महसूस करते हुए पूछा, क्या बात है जमाल, तुम कुछ दिनों से आखिर इतने खोए खोए क्यों रहते हो? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बना दिया है काजल। मैंने उसे बहलाने की कोशिश की। मुझे बना रहे हो? वो नशीली आंखों से मुझे देखते हुए बोली। सच बताओ जमाल, क्या बात है? तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है? कुछ भी तो नहीं। मैंने उसका नर्म मुलायम हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है? तुम्हें मेरी सौगंध। मैं काजल के कसम दिलाने पर तड़प उठा। काजल मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज थी। मैं उसकी कसम के आगे मजबूर हो गया। जो अंदेशे मेरे जहन में आतिश फिशां की तरह अंदर ही अंदर पक रहे थे, मैंने वो सारे के सारे काजल के सामने बयान कर दिए। वो हक्का बक्का मेरी बातें सुनती रही। मैंने अपने दिल के सारे जख्मों को खोल कर रख दिया तो वो कुछ देर गुमसुम रही। फिर उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं तड़प उठा। उसकी हिरनियों जैसी आंखें भीग गई थी। मैंने जल्दी से रुमाल निकालकर उसके आंसू जज्ब किए। फिर बेख्तियार उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेता हुआ बोला, काजल खुदा के लिए इन आंसुओं को रोक लो वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं जमाल, हम जिंदा रहेंगे। उसने अचानक मेरे बाजुओं के हिसार से निकलकर बड़ी संजीदगी से कहा, हमने जीवन भर एक दूसरे के संग रहने का वादा किया है। हम आज़ाद पंछियों की तरह उड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां मोहब्बत के बैरी हमें एक दूसरे से जुदा न कर सकें। इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं काजल, मैंने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। हम जहां भी जाएंगे धर्म की दीवार हमारे दरमियान हायल रहेगी। हम इस दीवार को तोड़ देंगे। वो बड़े यकीन से बोली, मोहब्बत में बड़ी शक्ति होती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी, काजल ने होंठ काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ वो मर जाएंगे, लेकिन हम एक ना होने देंगे, इसलिए कि अगर ऐसा हुआ तो धर्म के नाम पर कालक लग जाएगी और वो इसे कभी पसंद नहीं करेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ काजल के चाचा जी क्या कहेंगे, मैंने दबी जुबान में कहा। मैंने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? ऐसा मत सोचो जमाल, हमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, प्रेम तो अमर होता है। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से टकरा सकता हूँ, मगर चाचा जी के सामने जुबान नहीं खोल सकता। मैं तड़प कर रह गया। एक बात पूछूं जमाल, क्या तुम्हें इजाजत की जरूरत है? मैंने उसे हैरत से देखा। अगर मैं तुमको ना मिल सकी तो? काजल ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो मैं तड़प उठा, शायद मैं जिंदा न रह सकूं। इतना प्यार करते हो मुझसे? वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमाइश वहां होती है जहां मन में खोट होता है, वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली। तुम अपना मन मैला न करो जमाल। पिताजी से मैं खुद हाथ फैलाकर अपना अधिकार मांगूंगी, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा, हमारी शादी का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं जानती हूँ, काजल ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर पिताजी ने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पाने के लिए मैं अपना धर्म बदल लूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी। तो फिर धर्म की दीवारें भी एक एक करके टूट जाएंगी, हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। और फिर काजल ने जो कुछ कहा था वह पूरा कर दिखाया। उसने अपने वालिद के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। प्रेमनाथ ने यही जवाब दिया था कि वो काजल को अपने हाथों से मौत के घाट तो उतार सकती हैं, लेकिन उसे मुझसे शादी की इजाजत नहीं दे सकते। उन्हें अपना धर्म औलाद की मोहब्बत से ज्यादा अजीज था और होना भी चाहिए था। उन्होंने काजल को अपने फैसले से आगाह किया तो काजल खामोश हो गई। उसने बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की, किसी ठहरे हुए तूफान की तरह वक्ती तौर पर चुप हो गई। प्रेमनाथ जी ने यही समझा कि मैंने काजल को बहकाकर उनके घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए वो बिफरे हुए जख्मी दरिंदे की तरह मुझ पर बरस पड़े। मैं गर्दन झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे, जो उनके मुंह में आया कहते चले जा रहे थे। मैं काजल को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा।
प्रेमनाथ अपने दिल की भड़ास निकाल चुके तो मैंने डरते डरते दबी जुबान में कहा, चाचा जी, मैं काजल को हासिल करने की खातिर। खबरदार, चुप हो जा। वो दोबारा भड़क उठे। मैं किसी कीमत पर काजल को तेरे हवाले नहीं कर सकता, पापी, अपराधी। अगर तू मेरे मित्र का लड़का ना होता तो मैं तेरी जुबान गुद्दी से खींचकर अपने चरणों तले रौंद डालता। तेरी भलाई इसी में है कि चुप चपाते अपना सामान लेकर मेरे घर से चला जा, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सैलून से भी दूर चला जा, नहीं तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ चाचा जी। खबरदार, जो तूने अब मुझे चाचा जी कहा, वो गरज कर बोले, जा, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। मेरे लिए अब कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं थी। प्रेमनाथ ने मुलाजमों के सामने मेरी जो बेइज्जती की थी वही बहुत थी। शायद अगर मैं मजीद कुछ कहने की कोशिश करता तो वो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकलवा देते। चुनाचे मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और वहां से चल दिया। प्रेमनाथ जी के बूढ़े मुलाजिम राम प्रसाद ने मेरे साथ इतनी मेहरबानी की थी कि मेरे लिए टैक्सी ला दी थी। फिर जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो उसने मेरी गोद में एक मुड़ा तुड़ा कागज़ फेंका और पलटकर तेजी से अंदर चला गया। टैक्सी मेरे बैठते ही चल पड़ी। मैंने ड्राइवर को उसी होटल का पता बताया जहां मैंने शुरू में काम किया था। राम प्रसाद का फेंका हुआ कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथ में था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं जानता था कि इस कागज़ के टुकड़े में काजल का कोई पैगाम होगा, इसलिए मैं इसे खोलते हुए डर रहा था। कागज़ का वो मुख्तसर टुकड़ा मेरी मौत और ज़िंदगी का मसला बन गया था। काजल ने बाप के सामने जिस तरह खामोशी इख्तियार कर ली थी, उससे यही ज़ाहिर होता था कि वो बाप से खौफजदा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसने मुझसे भी मोहब्बत के सैकड़ों अहदो पैमा किए थे। बड़ी देर तक मैं कागज़ के टुकड़े को उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसे खोल कर देखा। पैगाम बड़ा मुख्तसर था। काजल ने सिर्फ इतना लिखा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला न कर बैठना, मेरा इंतज़ार करना। सैलून में अब 1 मिनट के लिए मेरा रुकने को जी नहीं चाहता था। अगर कागज़ का वो टुकड़ा मेरे कदम की जंजीर ना बन जाता तो शायद मैं दूसरे ही दिन अपनी किस्मत की बदनसीबियों को समेटे हुए वहां से किसी और मुल्क के लिए रवाना हो जाता। लेकिन काजल का हुक्म टालना मेरे इख्तियार की बात न थी। उसने इंतज़ार करने को लिखा था और मैं मरते दम तक उसका इंतज़ार करने को तैयार था। मैंने खुद को होटल के कमरे तक महदूद कर लिया। मुझे हंगामों से शदीद नफरत हो चुकी थी। 4 रोज़ तक मैं अपने कमरे में बंद पड़ा रहा। इस दौरान ना तो काजल ने कोई पैगाम भेजा, न फ़ोन पर मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। मेरी उम्मीदें लम्हा लम्हा दम तोड़ रही थीं। फिर मैंने सोचा कि काजल को भला क्या खबर होगी कि मैंने कहाँ क्या किया है। हो सकता है वो मेरी तलाश में भटकती फिर रही हो। इस ख्याल ने मेरे रहे सहे सुकून को भी बर्बाद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्रेमनाथ के घर फ़ोन करना क़यामत को दावत देने के मुतरादिफ था, और इसके सिवा काजल का हाल अहवाल मालूम करने का कोई दूसरा जरिया भी ना था। गुजरते वक्त का एक एक लम्हा मेरे लिए बड़ा अजियतनाक था। मैंने 2 रोज़ इंतज़ार किया, फिर मायूस होकर सैलून को खैरबाद कहने का इरादा कर लिया। 6 रोज़ बाद मैंने शेव किए और कपड़े तब्दील करके सीट बुक कराने की खातिर होटल से जाने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है, अंदर आ जाओ। मैंने ये सोचकर कि कोई होटल का बैरा होगा चिल्लाए हुए लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और राम प्रसाद घबराया घबराया सा मेरे सामने मौजूद था। मेरा दिल धड़कने लगा। राम प्रसाद, तुम? मैंने तेज़ी से उसके करीब जाते हुए कहा। सब खैरियत तो है? राम प्रसाद ने बूढ़ी नज़रों से मेरे चेहरे की सिमत देखा, फिर अपनी बंडी से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने तेज़ी से लिफाफा चाक किया। अंदर से काजल का लिखा हुआ पैगाम मिला। जमाल, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। कुछ मजबूरियां थीं जो मैं तुमको पहले कुछ ना लिख सकी, लेकिन अब हालात इस्तवार हो गए हैं। राम प्रसाद मेरे भरोसे का आदमी है, इसलिए इसको तुम्हारे पास भेज रही हूँ। समय कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शाम ठीक 7 बजे बंदरगाह पर सामान समेत मेरा इंतज़ार करना। बाकी सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तुम निराश मत होना। काजल को दुनिया की कोई ताकत तुमसे जुदा नहीं कर सकती, मौत भी नहीं। मैं खत पढ़ने में इतना महव था कि मुझे किसी बात का होश नहीं था। काजल का खत पाकर मैं आसमानों पर उड़ रहा था। उसने मुझे जिंदगी की नवीद दी थी। बार बार उस खत को पढ़ता रहा। फिर नजरें उठाई तो राम प्रसाद वहां मौजूद नहीं था। मैं हाथ मलता रह गया। राम प्रसाद से मैं अपनी काजल के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो गालबन कुछ देर रुककर वापस चला गया था। काजल का खत पा लेने के बाद मेरी मुसरतों का कोई ठिकाना ना था। मिलाप की घड़ियों ने आर्जी जुदाई के लम्हात को बड़ा कठिन बना दिया था। कल तक मैं कितना उदास, किस कदर मायूस था, लेकिन मोहब्बत के एक हकीर पुरजे ने जैसे मेरे मुर्दा जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। मैंने सोचा काजल को फ़ोन करूं। फ़ोन वो रिसीव करती तो 2-4 बातें कर लेता। कोई और कॉल रिसीव करता तो मैं फ़ोन बंद कर सकता था। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया इतनी बेचैनी भी अच्छी नहीं। वक्त गुजारने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके वक्त गुजरा। अगले रोज़ मेरी बेचैनी काबिल दीद थी। मैंने 5:30 बजे ही टैक्सी मंगवा ली। फिर ठीक 6 बजे बंदरगाह पहुंच गया। काजल ने 7 बजे का लिखा था। मैं सामान रखकर उसे हजूम में तलाश करने लगा, मगर उसके आने में अभी देर थी। बहरहाल मैंने ये मालूम कर लिया कि जो जहाज़ इस वक्त किनारे पर लंगर अंदाज था, उसे ठीक 7:30 बजे बम्बई के लिए रवाना होना था।
मैंने काजल के इंतजार में चहलकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें बार बार लोगों के हजूम की जानिब उठ जाती थी। वक्त चूंटी की रफ्तार से गुजर रहा था। मुसाफिरों ने जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया तो मेरा इज़्तिराब बढ़ने लगा। 6:45 एक नौवारिद जो कोई मुकामी ही बाशिंदा नजर आ रहा था, अचानक मेरे सामने आकर रुक गया। उसका अंदाज इस कदर भौंडा था कि मुझे गुस्सा आ गया। जिन नज़रों से वो मुझे घूर रहा था, इससे यही जाहिर हो रहा था जैसे वो कोई सुराग रसा हो और मैं कोई आदि मुजरिम जो अचानक रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। मुझे उसकी हरकत सख्त गरां गुजरी। मैंने तेवरी पर बल डालकर उसे तीखी नज़रों से देखा, लेकिन बोलना चाहा, लेकिन नौवारिद ने पहल कर दी। क्या मिस्टर जमाल असगर आप ही का नाम है? जी। मैं अपना नाम सुनकर चौंका। जी हाँ, मैं जमाल असगर हूँ, लेकिन आप? मुझे यह लिफाफा आप तक पहुंचाने का हुक्म मिला था। उसने एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, इसमें आपके कागजात और टिकट मौजूद हैं। शुक्रिया। मैंने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए बेचैनी से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? आई एम सॉरी, मुझे बाकी बातों का कोई इल्म नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया, फिर तेजी से घूमकर हजूम में गुम हो गया। मैंने धड़कते हुए दिल से लिफाफा खोला। उसमें फर्स्ट क्लास के कैबिन का बम्बई तक का टिकट मौजूद था। बंदरगाह पर लगे हुए स्पीकर पर बार बार ऐलान हो रहा था कि मुसाफिर परेशानी से बचने की खातिर जल्द अज जल्द अफसर राब्ता से मिलकर जहाज पर पहुंचने की कोशिश करें। मैंने दस्ती घड़ी देखी। 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे। मैंने एक बार फिर हजूम पर निगाह डाली, लेकिन काजल का दूर दूर तक कोई निशान न था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी तेजी से उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल की आड़ में प्रेमनाथ ने मुझे धोखा देकर सैलून से भगाने के लिए चाल चली हो। इस ख्याल से मेरा दिल डूबने लगा, लेकिन फिर यह ख्याल ज्यादा देर तक कायम न रह सका, इसलिए कि प्रेमनाथ के घर से रवाना होते वक्त भी राम प्रसाद ने काजल का पैगाम मुझे दिया था और बंदरगाह तक पहुंचने का पैगाम भी वही लाया था। मैंने अपने दिल को समझाया, फिर इस ख्याल से कि कहीं काजल पहले ही से जहाज में ना मौजूद हो और उसने मुझे देर से पहुंचने की ताकीद इसलिए की हो कि बंदरगाह पर हम दोनों का एक साथ देखा जाना हमारे लिए परेशानियों का सबब भी बन सकता था। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कराई और सामान समेत अपने कैबिन में आ गया, लेकिन काजल वहाँ नहीं थी। मैं सामान कैबिन में रखवाकर बाहर निकल आया। मेरी उलझन काबिले दीद थी। मेरी निगाहें जहाज़ पर और नीचे खड़े हुए लोगों में काजल को तलाश कर रही थी। गुजरता हुआ एक एक पल मेरी वहशतों में इजाफा कर रहा था। फिर जब जहाज़ और साहिल को मिलाने वाली सीढ़ियाँ हटाई गईं तो मैं तड़प उठा। जहाज़ के रवाना होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, लेकिन काजल नहीं आई थी। मेरा दिल डूबने लगा। पलकों के नीचे मायूसी के घुप अंधेरे छाने लगे। मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई धोखा जरूर हुआ था, लेकिन मेरा दिल ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि काजल ने मेरे साथ दीदा और दानिस्ता बेवफाई की होगी। ठीक 7:30 जहाज को हरकत हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो साहिल से दूर होने लगा। मुसाफिरों और बंदरगाह पर खड़े हुए लोगों के दरमियान अलविदाई सलाम का सिलसिला भी जारी था। हाथ हिला हिलाकर वो एक दूसरे को रुखसत कर रहे थे। मेरी उम्मीदें एक एक करके टूट चुकी थी। मैं रेलिंग पर झुका खड़ा उन मौजों को देख रहा था जो जहाज और साहिल के दरमियान तड़प रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा सांस घुट कर रह जाएगा। मैंने सोचा, क्यों ना खुद को अभी समुंदर की इन मौजों में गिरा दूं जो साहिल तक तड़प कर जाती थी और सर टकरा कर बेनीलो मराम वापस आ जाती थी। बहुत देर तक मैं रेलिंग थामे खड़ा हालात की सितम ज़रीफ़ी पर गौर करता रहा। फिर जब बंदरगाह के बरकी कुमकुमे धुंधलाने लगे तो मैं किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह गर्दन डाले अपने कैबिन में आ गया। और तब तब मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझ पर शादी उमर की कैफियत तारी होने लगी। मैंने जल्दी जल्दी आंखें मलकर गौर किया, मगर वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी जो मेरी काजल के रूप में मेरे कैबिन के अंदर मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम काजल, तुम? मैंने हैरत से उसके करीब जाते हुए पूछा। हाँ जमाल, ये मैं हूं, तुम्हारी काजल, उसने बड़े दिलावेज अंदाज में कहा। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? काजल, तुम ना आती तो मैं। छी, उसने मेरे होंठों पर हाथ रखकर तेजी से कहा। खुशी के मौकों पर ऐसी बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। काजल मेरी जिंदगी। मैंने बेखुद होकर पहली बार उसे अपनी आगोश में पूरी शिद्दत से भींच लिया। इतना करीब कर लिया कि हमारे दिल की धड़कनें भी आपस में टकराने लगीं। कायनात का जर्रा जर्रा हमारे हम आगोश होने पर झूम उठा। बंबई पहुंचकर हमने काला दर्जे के होटल में क्याम किया। दूसरे दिन काजल अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसके इरादे अटल थे। वो अपनी मर्जी और खुशी से मुसलमान होने का इरादा करके आई थी। उसने बाकायदा और ठोस कदम उठाया था। मैंने उसका नाम दरख्शां तजवीज़ किया था, जिसे उसने बखुशी कबूल कर लिया। काजल से दरख्शां बनने के बाद हमने इस्लामी तरीके से 2 मोअज़्ज़ज़ गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली। वो रात मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात थी। उस रात 2 बेचैन रूहें एक हुई थीं। उस रात मैंने दरख्शां के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी के हसीन सफ़र का खूबसूरत आगाज़ किया। दरख्शां को उस रात अपने माँ बाप की याद भी आई, जो फितरी बात थी, लेकिन मुझे पा लेने के बाद वो भी बहुत मसरूर थी। मैंने शादी के दूसरे रोज़ कैलाश और जैकब को भी इस बात की इतला दी। दीवान जी को पैगाम रवाना किया कि हवेली को नए सिरे से आरास्ता किया जाए ताकि दरख्शां का शानदार इस्तकबाल हो सके। दरख्शां को पा लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तमाम कायनात की खुशियां और नेमतें सिमट कर मेरे दामन में आ गई हूँ।
वो जागती होती तो मैं उसके सामने बैठा उसकी परस्तिश करता रहता। वो सो जाती तो मैं उसके ख्वाबीदा हुस्न को पैरों इस तरह तकता रहता जैसे वो सब कुछ एक ख्वाब हो। मैं द्रक्षा के साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की सैर करना चाहता था, लेकिन द्रक्षा बजिद थी कि पहले वो अपने असली घर जाएगी, फिर कोई दूसरा प्रोग्राम मुरतब किया जाएगा। चुनाचे मैंने दीवान जी को अपने पहुंचने का तार रवाना किया और तीसरे ही रोज हुसैनाबाद पहुंच गया, जहां कैलाश और जेकब ने तवक्कुआत से बढ़कर हमारा शानदार और पुरतपाक खैर मकदम किया। सिल्विया ने सगी बहनों की तरह आगे बढ़कर द्रक्षा को गले लगा लिया। दीवान जी ने मेरे हुक्म के मुताबिक हवेली का नक्शा ही बदल डाला। हर चीज़ को नए सिरे से तरतीब दिया गया था और नहायत सलीके से सजाया गया था। मेरे मुलाजमीन भी मेरी शादी पर बहुत खुश थे। मैं उन सब से बड़ी गर्मजोशी से मिला, फिर द्रक्षा और अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गया। भगवान कसम जमाल, तुम तो स्त्री की बजाय देवी उठा लाए हो, कैलाश ने द्रक्षा की तारीफ करते हुए कहा। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इतनी सुंदर और कोमल होगी। भगवान सदा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। कव्वे की चोंच में अंगूर वाली मिसाल सादिक आ रही है। जेकब ने सर्द आ भरकर शोखी से कहा। मैं भी तुम्हारे इंतखाब की दाद देता हूँ और ये नसीहत भी करता हूँ कि भाभी की कदर उसी तरह करना जिस तरह। खबरदार जमाल, कैलाश तेजी से बोल पड़ा, इस पादरी के साय से भी दूर रहना, वरना तुम जोरू के गुलाम बन जाओगे। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं कैलाश जी। जेकब संजीदगी से बोला। मैं तो खैर जो हूं वो हूं, लेकिन जमाल तुम इन महाशे को भी देख लेना। मेरा दावा है कि बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो तो मर्द मर्द नहीं रहता, फादर जेकब बनकर बीवी के तलवे चाटने लगता है। कैलाश ने बरजस्ता कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। जेकब भी झीम कर रह गया। द्रक्षा और सिल्विया भी हमारे करीब आ गईं। सिल्विया ने भी मुझे मुबारकबाद दी और बड़ी हसरत से कहा कि द्रक्षा इतनी खूबसूरत और हसीन है कि इस दुनिया की मखलूक नहीं लगती, परियों के देश की राजकुमारी लगती है। द्रक्षा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसने अपने हुस्न अखलाक से फौरन ही कैलाश और जेकब को भी अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर बाद अजनबियत का माहौल खत्म हो गया और हम सब मिलजुल कर एक साथ कह लगा रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। दूसरे रोज जेकब और कैलाश ने मिलकर हमारी दावत का एहतमाम किया। इस पुरतकल्लुफ दावत में हुसैनाबाद और करवी के खास खास लोगों को भी मदऊ किया गया और कुछ सरकारी अफसरों को इलाहाबाद से भी बुलाया गया था। रात गए तक दावत का सिलसिला जारी रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे अपनी पुरखुलूस मुबारकबाद और कीमती तोहफे से नवाजा। फिर वो एक एक करके रुखसत होने लगे। मैं कैलाश और जेकब के साथ मिलकर मेहमानों को रुखसत करने में लगा हुआ था कि दीवान जी ने आकर मुझे एक तरफ बुलाया। फिर आहिस्ता से बोले, सरकार, चित्रकोट के डिप्टी कमिश्नर साहब आपको तखलिए में बुला रही हैं। मैंने दीवान जी की बात को कोई अहमियत नहीं दी और उनके साथ अंदर चला गया, जहां डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार और पंडित ओम प्रकाश एक कमरे में मेरे मुंतजिर थे। आनंद कुमार को मैं पहले से जानता था। हमारे दरमियान कोई मुस्तकिल राह रस्म नहीं थी, लेकिन जागीर के सिलसिले में 2-3 बार मुलाकात के दौरान अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई थी। पंडित ओम प्रकाश को कैलाश ने मदऊ किया था, इसलिए कि वो करवी के सबसे बड़े पंडित थे और हिंदुओं के हलके में उनको बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार ने उठकर मुस्कुराते हुए मुझसे मुसाफिया किया, लेकिन पंडित ओम प्रकाश ने मुझे देखते ही कुछ ऐसा कड़वा सा मुंह बनाकर नजरें फेरी कि मेरा माथा ठिन के बगैर न रह सका। मैंने ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी कि मुझे मालूम था कि पंडित पुजारी किस्म के लोग इलाके में होने वाली दावतों में शरीक होने से इनकार तो नहीं करते, लेकिन जहां मसला गैर मजहब और धर्म का आ जाए वहां कुछ ज्यादा ही छूत छात का मुजाहरा शुरू कर देते हैं ताकि अपने हलके में उनकी ज्यादा शोहरत हो सके। मैं आपको शादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मिस्टर जमाल, डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी गर्मजोशी से मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर आनंद, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर पूछा, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इससे खुशी के मौके पर मुझे अपनी सरकारी हैसियत का इजहार करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें दरियाफ्त करने पर मजबूर हूँ। तकल्लुफ़ छोड़िए आनंद जी, मैंने डिप्टी कमिश्नर के लहजे की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा। आप जो पूछना चाहते हैं खुशी से पूछिए। आपकी बीवी का नाम क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने सिगरेट निकालकर चलाते हुए पूछा। मुझे आनंद कुमार के सवाल पर ऐसा लगा जैसे भरे मजमे में किसी ने मेरे कपड़े उतार लिए हों। मैंने हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए पंडित ओम प्रकाश के चेहरे पर नजर डाली जो बदस्तूर मुंह फुलाए बैठे थे। आनंद कुमार के सवाल के साथ ही पंडित जी की कुशादा पेशानी पर लातादाद आड़ी तिरछी शिकने भी उभर आई। मैं समझ गया कि मेरे ससुर प्रेमनाथ जी ने मुझे हरासा करने की खातिर गालिबन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले नहीं था। मेरा ख्याल था कि प्रेमनाथ को इस बात की खबर ज़रूर मिल गई होगी कि काजल अब काजल नहीं बल्कि अपनी मर्जी से द्रक्षा बन चुकी है, और इस बात के इल्म में आ जाने के बाद प्रेमनाथ को बात बढ़ाकर खुद अपनी जगह हसाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद वो भी अपनी धर्म बरादरी के हाथों मजबूर होकर हमाकत करने पर आमादा हो गए थे। एक लम्हे को मैं नर्वस ज़रूर हो गया, लेकिन फिर मैंने बड़ी संजीदगी से डिप्टी कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा मिस्टर आनंद।
मैंने आपकी बीवी का शुभ नाम दरियाफ्त किया है। आनंद कुमार ने संजीदगी से अपना सवाल दोहराया। मेरा ख्याल है आपने दावतनामा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी थी, वरना मेरी बेगम का नाम दरियाफ्त करने की जहमत से जरूर बच जाते। मैंने जहर खुंद से डिप्टी कमिश्नर को घूरते हुए जवाब दिया तो वह सटपटा कर रह गया। पंडित ओम प्रकाश अपनी गंजी खोपड़ी सहलाने लगा। आपने प्रेमनाथ जी का नाम तो सुना होगा, डिप्टी कमिश्नर ने पैंतरा बदल कर कहा। सैलून में सफीर के ओहदे पर तैनात हैं। खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैं होंठ काटते हुए बोला। वो मेरे वालिद के बड़े अच्छे और पुराने दोस्तों में से हैं। फिर तो आपने प्रेमनाथ जी की बेटी काजल का नाम भी जरूर सुना होगा। आनंद कुमार ने अल्फाज चबाते हुए दरियाफ्त किया। जी हाँ, मैं कदरे तेज हो गया। आप जिस काजल का जिक्र कर रहे हैं वो मुसलमान हो चुकी है। उसका नाम अब्द रक्षा है और वो मेरी बीवी है। फरमाइए, और क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं आप? हमें इत्तला मिली है कि आपने जबरदस्ती काजल को मुसलमान करके उससे शादी कर ली है। डिप्टी कमिश्नर ने आवाज ऊंची उठाने की कोशिश की। मिस्टर आनंद, मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा। अगर आप यहाँ रंग में भंग डालने आए हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, और अगर आपका मकसद कानून के दायरे में रहकर वाकयात की छानबीन करना है तो मैं सुबह आपके दफ्तर में भी आ सकता हूँ। अपनी इज्जत पर मैल आया तो तुम कैसे नाच उठे? पंडित ओम प्रकाश ने उठते हुए तेज आवाज में कहा। दूसरों की इज्जत का भी कुछ ध्यान है तुम्हें? पंडित जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, आपको मेरे मामलात में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं। अगर आप अपनी जुबान बंद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? पंडित ने लाल पीला होते हुए पूछा। क्या मुलाजमों से धक्के देकर निकलवा दोगे? मिस्टर आनंद, मैंने कदरे सख्त लहजे में डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज किया, पंडित जी को रोकने की कोशिश कीजिए, वरना मैं भी तल्ख कलामी पर आमादा हो जाऊंगा। अगर आपकी कोई इज्जत है तो आपको मेरी इज्जत और हैसियत का ख्याल भी रखना चाहिए। हालात की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर जमाल। आनंद कुमार ने मुझे आपे से बाहर होता देखकर पंडित ओम प्रकाश को इशारे से खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा। मेरे पास इस बात की तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है कि आपने एक हिंदू लड़की को वरगलाकर पहले मुसलमान किया, फिर उससे शादी कर ली। बहसीयत डिप्टी कमिश्नर मुझे इख्तियार है कि वाकयात की छानबीन करूं, और छानबीन के लिए आपने इसी वक्त का इंतखाब किया है। मैंने गुस्से से होंठ चबाते हुए सर्द आवाज में पूछा। आपको अगर ये वक्त मुनासिब नहीं लगता तो कल सुबह आप मेरे दफ्तर तशरीफ ले आए। आनंद कुमार ने मेरी झल्लाहट देखकर जेर लब मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर है। मैं दांत पीस कर बोला, कल मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगा। अगर जहमत ना हो तो अपने साथ सबूत के तौर पर जरूरी दस्तावेज भी ले आइएगा, ताकि बाद में दोबारा परेशानी ना उठानी पड़े। ऑल राइट, मैंने बात खत्म करने की गर्ज से खून के घूंट पीते हुए जवाब दिया। अगर नागवारी खातिर ना हो तो अपनी मिसेज को भी साथ ले आए, मुझे उनका बयान भी दरकार होगा। आनंद कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बार बार आग पर तेल छिड़क रहा था। मैं इस खुशी के मौका पर कोई बदमजगी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अंदाजा भी हो रहा था कि वो आसानी से नहीं टलेंगे, और मैं बात को जितना खत्म करने की कोशिश करूंगा वो उतना ही शेर होते जाएंगे। चुनाचे मैंने कुछ सोचकर कहा, मिस्टर आनंद, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं बार एट लॉ भी हूँ। ओह आई सी। डिप्टी कमिश्नर संजीदा हो गया। ये बात तो मैं भूल ही गया था। अच्छा, अब इजाज़त चाहता हूँ। 1 मिनट। इस बार मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा, अगर आपको जहमत ना हो तो अपने दफ्तर से मेरे नाम का एक नोटिस ज़रूर जारी करा दीजिएगा, इसलिए कि मैं बगैर नोटिस के किसी दफ्तर में जाकर अपना वक्त बर्बाद करने का आदी नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि नोटिस और समन जारी होने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि केस फाइल पर आ जाता है, और इसकी रुदाद अखबार वालों को भी बआसानी मिलती रहती है। मैं समझा नहीं। आनंद कुमार ने चौंकते हुए मुझे घूरा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो समझ में ना आ सके। मैं तल्ख आवाज में बोला, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, इसके लिए दूसरे हाथ का हिलाना भी जरूरी होता है। मेरा मतलब यह है कि अगर प्रेमनाथ खुद अपनी बदनामी चाहते हैं और अपनी शोहरत का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं तो फिर मुझे खामोश रहने की क्या जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर कानूनी नौयत की कोई जाती दस्तावेज बार बार का झगड़ा निपटाने के लिए एक बार अखबार में नुमाया तौर पर शाया करा दी जाए तो इससे दो फायदे होते हैं। अव्वल तो ये कि इंसान बहुत सारी जहमतों से बच जाता है, और दूसरा ये कि इससे दूसरे फरीक की शोहरत को भी खासी पब्लिसिटी मिल जाती है। ऐसी पब्लिसिटी जो उसके नाम और कारनामों को रातों रात बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती है। इससे नुक्से अमन का खतरा भी हो सकता है। आनंद कुमार ने पहली बार होंठ चबाते हुए संजीदगी से कहा, तहरीरी रिपोर्टों को दबाया भी तो नहीं जा सकता मिस्टर आनंद। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मासूम सूरत बनाकर पूछा, बहरहाल मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? दूसरी मुलाकात कब और कहाँ मुनासिब रहेगी? मैं आपसे फ़ोन पर बात करके तय कर लूंगा, आनंद कुमार ने झिल्लाते हुए कहा। जैसी आपकी मर्जी डिप्टी कमिश्नर साहब, मैंने जहरखुंद से जवाब दिया। आनंद कुमार पलटकर तेजी से बाहर जाने लगा। पंडित ओम प्रकाश ने वक्ती तौर पर अपनी जुबान बंद कर ली थी, लेकिन उसकी निगाहों से नफरत और हकारत की चिंगारियों बुल रही थी। जाते जाते उसने मुझे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे कहना चाहता हो, बालिक, तुमने हमें छेड़कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। मैंने पंडित ओम प्रकाश के मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा। खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। जब वो भी कमरे से चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया।
और कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। जहां दूसरे मेहमान मेरी राह देख रहे थे, मैं उन्हें रुखसत करने में मसरूफ हो गया। बज़ाहिर मैं खुद को बड़ा पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यह ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है।